हेलो गाइज, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं सचिन, स्वागत है आपका बेस्ट इंग्लिश अकेडमी पे। तो आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं जियोटेक इंजीनियरिंग का लेक्चर 1 करने वाले हैं। इससे पहले अभी तक जो आज स्टार्ट ही है, इससे पहले एक बस इंट्रोडक्शन का क्लास बनाया गया था जिसमें आपको सिलेबस के बारे में बताया गया था कि क्या क्या आपके सिलेबस हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन कौन सी बुक नहीं लेनी है। तो मेनली बस मैंने बोला था कि आपको जो बुक यहाँ पे लेनी है बीसी पूनमे की बुक लेनी है, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में डिस्कशन तो आज नहीं करेंगे क्योंकि इसका वीडियो बन चुका है, तो बेमतलब में बार बार डिस्कस करना सही नहीं है, ठीक है। तो आज मेनली हम लोग करने वाले हैं, क्लासेस को देखने वाले हैं क्या क्लासेस में आपकी रहेंगी। तो आज जो क्लासेस होने वाली है लेक्चर 1 करके होने वाली है, जो कि आपका यूनिट 1 में डिफाइन है। यूनिट 1 में आपका जो डिफाइन है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ये रहा यूनिट 1, ओवरव्यू ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ये आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। ओके। और और भी क्लासेस करनी है आपको, मतलब जियोटेक के अलावा और भी आपको सिविल की डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर की क्लास अगर आपको करनी है तो आप ऐप पे आ सकते हो, एप्लीकेशंस पे आप आ सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाके बेस टेक्निकल एकेडमी आपको सर्च करनी होगी। तो वहाँ पे आपको इस तरह का लोगो दिखेगा। आपको क्या करना है, उसको उस पर क्लिक करना है और ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो वहाँ पे आपको क्लासेस दिखेंगी सिविल की डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर की। ओके, तो जिनको भी ये क्लास करनी है आप ऐप पे जाके बाकी ये क्लासेस देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जो देखने वाले हैं यूट्यूब पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को। ओके, चलिए तो आते हैं क्लासेस पे, आते हैं हम लोग। तो आज जो क्लास होने वाली है लेक्चर 1 करके होने वाली है। इसमें जो आपका सिलेबस में दिया गया है, सबसे पहले यूनिट 1 में जो आपका सिलेबस में दिया गया है ओवरव्यू ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इसका क्या मतलब है कि आप नए हो, इस फील्ड में नए हो, आपको अभी कुछ पता नहीं है, तो इसमें बस डिफिनेशन है, जो सॉइल है वो क्या है। जो यूनिट 1 है इसमें आपको सिर्फ डिफिनेशन देखने को मिलेगा, मतलब उसका जो बेसिक आइडिया है उसको समझना है कि आखिर सॉइल क्या है, किस चीज़ को आप सॉइल कहते हो, किस चीज़ को रॉक कहते हो, सॉइल और रॉक में डिफरेंस क्या है। आपको अगर सॉइल दे दे एक तरफ रॉक दे दे, आपको एक तरफ सॉइल दे दे और एक तरफ रॉक दे दे, तो आप कैसे बताओगे, कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सा वाला सॉइल है और कौन सा वाला रॉक है, कैसे बताओगे। तो ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन को समझते हैं, उससे हमको समझ में आता है कि सॉइल क्या होता है, रॉक क्या होता है। ओके, चलिए डिफिनेशन ऑफ सॉइल की बात करें। सॉइल इज यूज्ड फॉर अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। सॉइल के बारे में क्या बोल रहा है, सॉइल के बारे में क्या बोला जा रहा है कि अपर लेयर, जैसे कि आप कहीं भी ज़मीन देख रहे हो तो उसका ऊपर का जो पार्ट होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका क्या होगा, सॉइल होगा, ठीक है। तो सॉइल इज यूज्ड फॉर अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस विच कैन सपोर्ट प्लांट्स। तो प्लांट्स जिस पे उगते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सॉइल कहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रॉक है, कहीं कहीं पहाड़ है तो उस पर आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जिस चीज पे जो प्लांट्स उगते हैं उसी को क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, बिल्कुल बेसिक ये हो सकता है कि जिस पे उगते हैं, जिस सपोर्ट लेके उसी को क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, सॉइल इज डिफाइंड एज द अनसीमेंटेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सॉइल जो है आपको क्या, अनसीमेंटेड एग्रीगेट है,
ठीक है, क्या है, अनसीमेंटेड एग्रीगेट है। सिंपल भाषा में तो बोल सकते हैं कि जहाँ पे प्लांट्स उग रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सॉइल बोल रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा डीप में इसको स्टडी करते हैं, मतलब थोड़ा इंजीनियरिंग के टर्म में इसको अगर डिफाइन करना चाहें हम, तो हम इसको बोल सकते हैं सॉइल इज डिफाइंड एज द अनसीमेंटेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि एक तो अनसीमेंटेड एग्रीगेट होगा और उसमें क्या होगा, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होगा। ऑर्गेनिक मैटर कहने का मतलब क्या हो गया, सब्जी का जो छिलका होता है या फिर कोई भी आप देख रहे हो, छिलका ही नहीं पूरा सब्जी ही आपका ऑर्गेनिक मैटर, या फिर फल फूल हो गया जो डिकम्पोज होता है, जो नेचुरली मिलता है हमको, वो सब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। तो सॉइल में आपको क्या देखने को मिलता है, अनसीमेंटेड एग्रीगेट देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर विथ, यहाँ देखिए, विथ लिक्विड एंड गैसेस इन द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है, देखिए इसका कहने का क्या मतलब है, अगर ये सॉइल दिया हुआ आपके ज़मीन का कोई भाग हम लोग ले लेते हैं, एक मुट्ठी हम लोग सॉइल ले लेते हैं, मिट्टी ले लेते हैं, इसमें क्या क्या आपको प्रेजेंट होगा, इसमें सॉलिड्स के पार्टिकल्स होंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड के बीच में कुछ स्पेस होगा, कुछ जगह होगा, इतना दूर नहीं होगा, लेकिन बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेसेस होगा। चलिए, और ये सब क्या दिख रहा है यहाँ पे बीच में, ये सब बीच में जो दिख रहा है ये सब क्या है, स्पेस है। कौन सा कलर ले लें, ये कलर चलेगा। एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड के बीच में क्या है, बहुत सारा स्पेस देखने को मिलता है, ये सब क्या है, स्पेस है, बचा हुआ खाली है। एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड के बीच में क्या है, बहुत सारा स्पेस है, ठीक है, ये सब क्या है, स्पेस है। तो इसी को बोल रहा है कि इसमें क्या होगा, ये जो स्पेस है इसमें क्या होगा, या तो नमी होगा, यानी नमी कहने का मतलब क्या होगा, पानी होगा। जब दो सॉइल के दो सॉलिड्स की बात करें तो इसके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा कुछ, तो इस स्पेस में क्या होगा, ऐसे इसको जनरली हम लोग इंजीनियरिंग टर्म में क्या बोलते हैं, इसको इंजीनियरिंग टर्म में इसको वाइड बोलते हैं, वाइड्स, VOIDS, वाइड्स बोलते हैं इसको, आगे हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं, वाइड्स बोलते हैं। तो ये जो स्पेस उसको वाइड्स बोलते हैं, इस वाइड्स में क्या होगा, अगर आप मिट्टी का एक मुट्ठी या फिर मिट्टी लेते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होगा, और उसमें क्या होगा, नमी होगा, और उसी मिट्टी में क्या होगा, उसी मिट्टी में हवा भी भरा रहता है, उसी मिट्टी में क्या भरा रहेगा, हवा भी भरा रहता है। इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है सॉइल इज डिफाइंड द अनसीमेंटेड एग्रीगेट, तो समझ में आ गया, ऑफ मिनरल ग्रेन्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर विथ लिक्विड एंड गैसेस इन द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। और इसमें क्या होगा, तो वो जो उसमें जो एम्प्टी स्पेसेस है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, या तो लिक्विड होगा या फिर गैसेस वहाँ पे प्रेजेंट होगा। आगे चलते हैं, सॉइल इज unconsolidated material that has resulted from the disintegration of rocks by various weathering agency like water, air, etc. तो एक और इसमें बात बोल सकते हैं कि सॉइल क्या है, आपका अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है। कंसोलिडेशन क्या होता है, अनकॉन्सोलिडेशन क्या होता है, कंपैक्शन क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी बस याद रखिए कि अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल होता है दैट हैज रिजल्टेड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, जो कैसे बनता है, रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन कहने का मतलब क्या है, कोई रॉक है, कोई रॉक है, तो इसके टूटने से इसके वियर एंड टीयर से, इसके टूटने फूटने से क्या बनता है, आपका सॉइल बनता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय वेरियस वेदरिंग एजेंसी, जैसे कि वाटर, एयर, etc। यानी कि ये रॉक्स जो होता है क्या होता है, कभी ना कभी तो टूटेगा, और ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, या तो पानी की वजह से टूटेगा या फिर वाटर की वजह से टूटेगा। अगर फिजिकल वेदरिंग की बात करें तो कैसे टूट सकता है, पानी की वजह से टूट सकता है, एयर की वजह से टूट सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टूट सकता है। अगर बात करें कि केमिकल वेदरिंग से क्या होता है, केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग आगे बताएंगे, ये बस समझा देते हैं कि केमिकल वेदरिंग क्या होता है। तो केमिकल वेदरिंग में अगर बात करें तो ये ऑक्सीडेशन से टूट सकता है, ये हाइड्रेशन से टूट सकता है, ये रिडक्शन से टूट सकता है।
तो या तो फिजिकल से टूट सकता है, फिजिकल वेदरिंग से, या फिर केमिकल वेदरिंग से ये क्या हो सकता है, टूट सकता है, रॉक। और यही रॉक टूट के क्या बन जाता है, सॉइल बन जाता है। द सॉइल में कंटेन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर। तो इस सॉइल में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर भी होगा। ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या होता है, पिल्स ऑफ ऑर्गेनिक्स मैटर्स, या फिर पिल्स ऑफ वेजिटेबल्स बोल सकते हैं, पिल्स ऑफ फ्रूट्स बोल सकते हैं। यानी कि उसका पिल्स करने का मतलब क्या, टुकड़ा। ठीक है, वो सारे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं। तो सॉइल में क्या हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक हो सकता है। इनऑर्गेनिक में क्या होगा, जैसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारा क्या हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक बोलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। द सॉइल में कंटेन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 3-फेज सिस्टम। तो सॉइल को हम लोग 3-फेज सिस्टम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब 3-फेज सिस्टम क्या होता है, तो 3-फेज सिस्टम कुछ नहीं, जो अभी यहाँ पर हम लोग जो देख रहे थे कि सॉइल, अब एक मुट्ठी मिट्टी लेते हैं तो उसमें क्या दिखता है, सॉइल मतलब क्या, मिट्टी। तो आप एक मुट्ठी सॉइल लेते हैं तो उसमें आपको क्या दिखेगा, एक या तो सॉलिड पार्टिकल्स उसमें दिखेंगे, उसमें क्या दिखेगा, सॉलिड पार्टिकल्स देखने को मिलेगा। और उसमें नहीं तो और क्या हो सकता है, उसमें लिक्विड हो सकता है। क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। और क्या हो सकता है उसमें, और उसमें हवा हो सकता है, एयर हो सकता है। एक दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे कि ये क्या है, स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा है, कोई नहीं। जैसे 3-फेज सिस्टम करने का क्या मतलब था कि अगर सॉइल लेते हैं, अगर सॉइल लेते हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और इसमें जो स्पेस होगा, बीच में जो स्पेस बचा है, इनमें क्या होगा, हवा होगा या तो पानी होगा, नमी होगा। तो ये हो गया क्या, सॉलिड हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स। और कुछ भाग में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भाग में हम लोग क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, यहाँ तो वाटर प्रेजेंट होगा ना खाली स्पेस में। और कुछ में क्या होगा, एयर प्रेजेंट होगा। ऐसा तो नहीं है कि सारा जो वाइड्स है, क्या बताए थे कि दो सॉलिड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, वाइड्स बोलते हैं, वाइड्स। तो वाइड्स में क्या आएगा, क्या क्या आएगा, एयर आएगा और वाटर आएगा। वाटर लिख ले या फिर इसमें लिक्विड लिख सकते हैं, फिलहाल हम लोग वाटर लेके चलते हैं, जनरल एग्जांपल। तो एयर होगा, वाटर होगा और सॉलिड होगा। यही आपका क्या है, 3-फेज सिस्टम है, 1 2 3, इसी को बोलते हैं हम लोग 3-फेज सिस्टम। ये आगे आएगा यूनिट 2 में, आपको अच्छे से देखना है। बस यहाँ पे जो टर्म आ गया है तो बस उसको समझा रहे थे। चलिए आगे चलते हैं, फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द सॉइल में कंटेन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि सॉइल में आपका क्या प्रेजेंट होगा, इनऑर्गेनिक प्रेजेंट होगा और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए 3-फेज सिस्टम। और सॉइल को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, हम लोग 3-फेज सिस्टम में हम लोग इसको दिखा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। कंटेनिंग सॉलिड, वाटर एंड एयर, यही चीज़ को लिखा है कि उसमें क्या होगा, 3-फेज सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है, सॉलिड देखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है और एयर देखने को मिलता है। सॉइल इज यूज्ड एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन वेरियस सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एंड इट सपोर्ट अ स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। अब ये क्या बोल रहा है, ये लाइन क्या बोला कि सॉइल जो होता है, सॉइल का जो यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में आप क्या करते हो, सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखते होगे अपने आसपास, देखते होगे कि सॉइल का इस्तेमाल किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह। आगे बढ़ते हैं, डिफिनेशंस ऑफ, ये तो समझ में आ गया, डिफिनेशन ऑफ सॉइल समझ में आ गया सारे को, क्या होता है डिफिनेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के बारे में हम लोग डिफिनेशन देख लिए। अब ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, आपके सिलेबस में बस डिफिनेशन ऑफ सॉइल करके लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से यहाँ तक आप डिफिनेशन ऑफ सॉइल को देख सकते हो। ठीक है, डिफाइन करने के लिए क्या है तो आप बता सकते हो कि सॉइल क्या है। सॉइल में 3-फेज सिस्टम होता है, इसमें एयर होता है, वाटर होता है, इसमें आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स देखने को मिलता है। और सॉइल क्या है,
सॉइल में अनसीमेंटेड सॉइल क्या है, अनसीमेंटेड एग्रीगेट भी इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब ठीक है। और इसमें क्या होगा आपका, सॉइल की अगर बात करें तो इसमें 3 फेज सिस्टम में लिक्विड होगा, हाँ जनरल लिक्विड बोल सकते हैं हम लोग, वाटर नहीं, लिक्विड जनरली बोल सकते हैं। लिक्विड होगा, एयर होगा और उसमें सॉलिड देखने को मिलता है। और ये कैसे बनता है सॉइल, सॉइल बनता है आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन से बनता है। ये डिसइंटीग्रेशन वाला पार्ट हम लोग आगे भी देखेंगे। तो या तो ये फिजिकल वेदरिंग से हो सकता है और या फिर केमिकल वेदरिंग से हो सकता है कि नहीं। आगे बढ़िए, डिफिनेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स की बात करते हैं, आगे देखते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिलेबस में आपका नहीं दिया हुआ, लेकिन देख लेते हैं फिर भी समझने के लिए। डिफिनेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, डिफिनेशन देखते हैं इसका। सॉइल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ, सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे आगे, चाहे आप लोग किसी ने 12th किया होगा साइंस से तो उन्होंने मैकेनिक्स के बारे में सुना होगा, फिजिक्स में क्या होता है। तो डिफिनेशन फिलहाल देखते हैं हम लोग, उसके बाद समझते हैं क्या है। सॉइल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये क्या है, साइंस की वह शाखा है दैट डील्स विथ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड द बिहेवियर ऑफ सॉइल मास सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो ये क्या बोल रहा है कि सॉइल मैकेनिक्स जो है साइंस की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है दैट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो सॉइल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है कि सॉइल का जो सॉइल में जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी उसका शेप कैसा है, राउंडेड तो नहीं है या फिर एंगुलर तो नहीं है या फिर इलोंगेटेड तो नहीं है। तो ये सब अभी समझ में नहीं आ रहा है कि राउंडेड क्या होता है, एंगुलर क्या होता है, इलोंगेटेड क्या होता है, बस इतना जान रखिए कि ये शेप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज करने का मतलब क्या कि सॉइल को देखने के बाद आपको उसमें क्या दिखता है। केमिकल में तो केमिकल तो दिखेगा नहीं, केमिकल की वजह से जो भी परिवर्तन आएगा, जो भी चेंजेस आएगा, लेकिन फिजिकल से हम लोग देख सकते हैं, आंखों से अपने देख सकते हैं कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है, सॉइल का जो सॉलिड्स पार्टिकल्स हैं उसका प्रॉपर्टी क्या है। ओके, तो सॉइल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the physical properties of soil and the behavior of soil masses subjected to a various types of forces। तो सॉइल मैकेनिक्स में क्या देखते हैं कि जो सॉइल है आप पे, उस पर आप जो डिफरेंट टाइप से डिफरेंट तरह के जो फोर्स लगाते हो, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेज आता है, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेज आपको देखने को मिलता है, वही आपका क्या है, सॉइल मैकेनिक्स है। सॉइल मैकेनिक्स इज गिवन बाय डॉक्टर कार्ल तेरजागी इन 1925। तो सॉइल मैकेनिक्स को किन्होंने बताया है, 1925 में, 1925 में कार्ल तेरजागी ने सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बताया था। और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल तेरजागी, इन्हीं को क्या बोलते हैं कि फादर ऑफ ये क्या है, सॉइल मैकेनिक्स है। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, तो कार्ल तेरजागी, जो कि 1925 में सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बताए थे, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोला जाता है। अब आगे चलते हैं, डिफिनेशन ऑफ रॉक मैकेनिक्स। तो रॉक मैकेनिक्स क्या होता है, तो जैसे सॉइल मैकेनिक्स है उसी तरह से आपको क्या दिखेगा, रॉक मैकेनिक्स दिखेगा। तो सॉइल और रॉक में क्या डिफरेंस है, सॉइल और रॉक में क्या डिफरेंस है, तो जैसे कि सॉइल में आपको 3 फेज सिस्टम देखने को मिलता है, क्या दिख रहा है, सॉइल में आपको 3 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन रॉक में ऐसा नहीं है, रॉक में क्या होगा, सारा का सारा क्या होगा, सॉलिड ही होगा, इसमें कुछ स्पेस नहीं होगा, कुछ इसमें वाइट्स देखने को नहीं मिलेगा, सारा का सारा क्या है, इसमें सॉलिड ही है, टोटल सॉलिड होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये रॉक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये रॉक है। लेकिन इसमें क्या होगा, सॉइल में क्या होगा, आपको 3 फेज सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, चलिए, तो डिफिनेशन ऑफ रॉक मैकेनिक्स की बात करें तो क्या है, अ नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल पार्टिकल्स बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स क्या होता है, तो कोहेसिव फोर्स की अगर बात करें तो को का मतलब क्या होता है, सेम, को का मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि सेम पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्सेस लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें कि रॉक में क्या है,
रॉक में क्या है, तो रॉक में तो आपको ना ही वाइट दिखता है ना ही लिक्विड दिखता है, सिर्फ सॉलिड ही सॉलिड आपको देखने को मिलता है, सिर्फ सॉलिड ही सॉलिड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, जो फोर्सेस लगता है, यानी कि पार्टिकल्स तो सेम ही होंगे, एक ही तरह के सॉलिड होंगे, तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, समझ आ गया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। चलिए ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। तो अ नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल पार्टिकल्स बॉन्डेड बाय अ स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट कोहेसिव फोर्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट कोहेसिव फोर्स की वजह से रॉक में क्या देखने को मिलता है आपको, स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट कोहेसिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट कोहेसिव फोर्स आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको रॉक बोलते हैं। रॉक मैकेनिक्स इज द साइंस डीलिंग विथ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ रॉक मासेस। तो सॉइल मैकेनिक्स में क्या किए तुम लोग कि फोर्सेस लगाए थे, उसके वजह से जो सॉइल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आया था उसी को हम लोग क्या करते थे, स्टडी करते थे। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, रॉक मासेस पे हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स को अप्लाई करेंगे और उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे हम लोग। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑरिजिन ऑफ सॉइल, ऑरिजिन ऑफ सॉइल क्या है उसको हम लोग समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑरिजिन ऑफ सॉइल देखते हैं कि सॉइल का जो उत्पत्ति हुआ है, उसका जो जन्म हुआ है, कैसे हुआ है उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ऑरिजिन ऑफ सॉइल। चलिए आगे देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द सॉइल्स आर फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, बोल रहा है कि जितने भी तरह का आप जो सॉइल देखते हो, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग जितने तरह का जो सॉइल देखते हो वो कैसे बना है, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, यानी कि जो रॉक है, जो पत्थर है, उसके टूटने से क्या होता है आपको डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जुड़ना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, टूटना। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से आपको सॉइल देखने को मिलता है, आइदर थ्रू फिजिकल और केमिकल वेदरिंग, या तो फिजिकली ये आपको वेदर का मतलब क्या होता है, वेदरिंग का मतलब होता है टूटना फूटना, टूटना और फूटना। तो सॉइल जो बनता है, पहली बात की जो रॉक्स है उसके टूटने फूटने से होता है, और इसको हम लोग दो भाग में, जो टूटा फूटता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेदरिंग बोलते हैं, और इसको हम लोग दो तरीकों से स्टडी करते हैं, या तो फिजिकली या फिर केमिकली। तो फिजिकल तरह से जो वेदरिंग होगा उसको फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे, और जो केमिकल की तरह से वेदरिंग होगा उसको केमिकल वेदरिंग बोलेंगे, सिंपल। आगे चलते हैं, इफ वेदर्ड सेडिमेंट्स रिमेन ओवर पेरेंट रॉक, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर जो वेदर्ड सेडिमेंट्स है, वेदर्ड सेडिमेंट्स कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये कोई पत्थर था, ये क्या है, कोई पत्थर है, तो मान के चलते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वेदर हुआ, टूटा है, ये वाला पार्ट क्या है, टूटा है, तो ये टूटने का मतलब यहाँ पे वेदरिंग हुआ है, तो ये टूटने के बाद यहीं पे रह गया, कहीं ये कहीं पे उड़ा नहीं है, उड़ा है नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे, ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पहुँच गया या फिर पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे चल गया, ऐसा नहीं है, ये यहीं पे इसका वेदरिंग हुआ और यहीं पे ये रुका हुआ है अभी भी, ये बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है, इफ वेदर्ड सेडिमेंट्स रिमेन ओवर पेरेंट रॉक, या जो पेरेंट जो रॉक था, ये कौन सा है, पेरेंट रॉक है, ये कौन सा है, पेरेंट रॉक,
पेरेंट का मतलब क्या, मेन, जहां से बन रहा है, पेरेंट रॉक। ये क्या है, पेरेंट रॉक है, और इसी से क्या बन रहा है आपका, सॉइल बन रहा है। तो ये बोल रहा है इफ वेदर सेडिमेंट्स रिमेन ओवर पेरेंट रॉक्स देन सॉइल इज कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल। तो इस तरह का सॉइल को क्या बोलेंगे हम लोग, रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे। एंड weathered sediments transported and deposited at some other places are called transported soil. The process of formation of soil is termed as pedogenesis। देखिए, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि ये आपका क्या था, पेरेंट रॉक था। ये क्या था, पेरेंट रॉक था। तो पेरेंट रॉक का ये हिस्सा हम मान के चलें कि वेदरिंग हुआ, चाहे फिजिकल हुआ होगा या फिर केमिकली हुआ होगा, हमको उससे मतलब अभी नहीं है, ठीक है। बस वेदरिंग हुआ और यहीं पे ये रुका हुआ है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं गया है, ये यहाँ से यहाँ तक अभी नहीं गया है, बस यहीं पे ये रुका हुआ है। तो इस तरह का जो सॉइल बनेगा यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिड्यूअल सॉइल बोलते हैं। ओके, लेकिन अगर ये हवा के द्वारा, जैसे हवा का फ्लो हुआ तो उड़ के यहाँ पहुँच गया, तो या तो हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा या फिर और भी कोई मीडियम हो सकता है जिसके द्वारा क्या हुआ कि ये फ्लो होके यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो इस तरह का जो सॉइल बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस तरह का जो सॉइल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। द सॉइल फॉर्मेशन इज साइक्लिक इज कॉल्ड जियोलॉजिकल साइकिल। तो ये जो सॉइल बनता है, ये जो सॉइल बनता है आपका, ये एक साइकिल का फॉर्म लेता है। सॉइल का जो फॉर्मेशन है ये एक साइकिल के फॉर्म लेता है। तो इसी जो साइक्लिक जो फॉर्मेशन है इसका, सॉइल का, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। जैसे आप एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखते होंगे, जैसे बारिश जो होता है, कैसे होता है बारिश, पहले वाष्पीकरण होता है समुद्र पे या फिर रिवर का या फिर ज़मीन का या फिर पेड़ पौधे का जो पानी है, क्या वो वाष्पीकरण होता है, फिर ये बादल बनता है, बादल बन के फिर क्या होता है, बरसात होता है। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। उसी तरह से सॉइल का भी एक साइकिल है जिसको बोलते हैं हम लोग जियोलॉजिकल साइकिल। आइए समझते हैं जियोलॉजिकल साइकिल क्या है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट अगर करें तो अपने पास कोई इग्नियस रॉक है, अपने पास क्या है, इग्नियस रॉक। और ये इग्नियस रॉक आपका हीट प्रेशर की वजह से क्या बन रहा है, हीट एंड प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। यानी कि हाई हीट एंड टेम्परेचर पे हाई हीट है और हाई प्रेशर है, तो उसकी वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से इस पे और हीट लगा और प्रेशर लगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, और प्रेशर की वजह से इसमें किस में परिवर्तन हो गया, ये सेडिमेंट्री रॉक में परिवर्तन हो गया, ठीक है। या फिर सेडिमेंट्री रॉक से वेदरिंग हुआ, डिपोजिशन हुआ एंड कंसोलिडेशन हुआ, तो ये कन्वर्ट हो गया मेटामॉर्फिक रॉक में। ये प्रोसेस है, ये होता है, इसको याद रखना है। या फिर मेटामॉर्फिक रॉक से ये मेल्टिंग ऑफ डीपली ब्यूरिड रॉक, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि मेटामॉर्फिक रॉक से ये इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया। यानी कि रॉक की बात करें तो हमको 3 टाइप के रॉक देखने को मिलते हैं, मेनली हमको 3 टाइप के रॉक देखने को मिलते हैं, जैसे इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलता है। अब ये तीनों टाइप का रॉक जो होगा वेदर्ड होगा, टूटेगा फूटेगा, भले ही आपस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्रेशर चेंजेस की वजह से, लेकिन ये अपने आप ही क्या होगा, टूटेगा फूटेगा। ये भी क्या होगा, मेटामॉर्फिक भी टूटेगा, यहाँ पे ये बनेगा। और ये सेडिमेंट्री जो है इसका भी क्या होगा, इरोजन एंड वेदरिंग होगा, ये भी, इसका भी वेदरिंग होगा, इसका भी क्या होगा, वेदरिंग होगा। और फाइनली ये क्या करेगा, सॉइल का निर्माण करेगा, ग्रेवल्स एंड मड एंड अदर सेडिमेंट। तो सॉइल में क्या होता है, ग्रेवल होता है, उसमें मड देखने को मिलता है, मड का मतलब कीचड़ होता है, सैंड देखने को मिलता है। तो यही सब क्या निर्माण करता है आपका, फाइनली सॉइल का निर्माण करता है। ओके, तो ये आपका क्या है, जियोलॉजिकल साइकिल है। और ये आपका बनाया हुआ है पॉसिबल मेल्टिंग ऑफ, ये बताया हुआ है कि
जो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो भी क्या होता है आपका इग्नियस रॉक में चला जाता है। तो ये प्रोसेस है, इग्नियस से बन गया मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से फिर कैसा बना गया इग्नियस रॉक में आ गया। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो कि सेडिमेंट्री से ये चला गया मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से चला गया इग्नियस रॉक में। तो ये आपस में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं और ये तीनों रॉक्स क्या होता है कि वेदर्ड होता है और सॉइल का निर्माण करता है। समझ आ गया? ओके, आगे चलते हैं। वेदरिंग स्टेजेज। तो देखिए कुछ स्लाइड छूट गया शायद। ओके, ये हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, ये हम लोगों ने देख लिया था रेसिडुअल रॉक के बारे में, ये स्लाइड हो गया। ओके, अब देखिए देयर आर द स्टेजेज इन द जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ये जो आपका बन रहा है सॉइल, जो बन रहा है यहाँ पे, जो आपका सॉइल बन रहा है यहाँ पे, जो आपका सॉइल बन रहा है फाइनली, तो इसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलता है। आइए उसी स्टेजेस को देखते हैं। क्या होता है सबसे पहले क्या होगा, वेदरिंग होगा, फिर क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर क्या होगा डिपोजिशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स होगा और अपहीवल होगा। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसका स्टेजेज क्या है, देखिए दीज आर द स्टेजेज इन द जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन ट्रांसपोर्टेड सॉइल। यानी कि जो जियोलॉजिकल साइकिल में ये 4 तरह के स्टेजेज हैं जिसके वजह से क्या होता है कि सॉइल आपका फॉर्मेशन होता है। समझ आ गया? वो कौन कौन सा स्टेजेज है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, मान के चलिए कोई रॉक है तो वो क्या होगा, टूटेगा। वो क्या होगा, टूटेगा, फूटेगा। जैसे कि ये मान के चलिए कि आपके पास कोई रॉक था, कोई पहाड़ है, कोई रॉक है, तो ये क्या हुआ, सबसे पहले तो टूटा। ये अपने पेरेंट रॉक पे पेरेंट जो रॉक था उस पे क्या था, ये रुका हुआ था। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, अगर यहीं पे रुका रहता तो इसको रेसिडुअल सॉइल बोल देते हैं। अगर ये पेरेंट रॉक होता और यहीं पे ये सॉइल वेदरिंग हुआ होता है, इसका यहीं पे रुका रहता तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। लेकिन ये वेदरिंग होके क्या हुआ, ये यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ पहुँच गया, ये वेदरिंग होके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये फ्लो हुआ और यहाँ पे जाके इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जाके क्या हो गया, ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह का सॉइल को क्या बोलेंगे, अगर यहीं पे ये होता तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल बोल देते। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पे आ गया तो इसको क्या बोलेंगे अब लोग, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोल देंगे। ठीक है, तो क्या बोल देंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब ये डिपोजिशन होते होते क्या हो गया, ये इस तरह का कुछ शेप ले लिया। ठीक है, इस तरह से ये डिपोजिशन होते होते ये इस तरह से शेप ले लिया। मतलब एक ही जगह पर बार बार डिपोजिशन होगा तो क्या होगा, इसका हाइट बढ़ेगा। जैसे कि पहले वेदरिंग हुआ, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ और कहीं पे जाके एक जगह पे इकट्ठा होने लगा। तो इकट्ठा होते होते क्या हो गया, अपहीवल देखने को मिला, यानी कि इसके हाइट में चेंजेस देखने को मिला आपको। इसमें हाइट में क्या हो गया, चेंजेस देखने को मिला। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। और ये अपहीवल होते होते क्या हो जाएगा, फिर से ये इस तरह का शेप ले लेगा। ये जहाँ से चला था फिर यहाँ से इस तरह का ही ये, फिर इस तरह से ये आपको अपहीवल होने के बाद जहाँ से ये चला था बिल्कुल उसा ही आपको देखने को मिलेगा। अगर ये अपहीवल होता है तब एक जगह से दूसरे जगह पे मतलब जाने के बाद अपहीवल हो रहा है तो आपको फिर से उसी तरह से जहाँ से आप स्टार्ट किए थे उस तरह से आपको दिखेगा फॉर्मेशन होते हुए। ये 4 तरह का स्टेजेस आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या, वेदरिंग देखने को मिलता है, फिर वेदरिंग हुआ, सॉइल बना, उसका ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिला। ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होगा, जो वेदर्ड मटेरियल्स है, जो मटेरियल्स टूटा है फूटा है, जो सॉइल बना है, उसका डिपोजिशन देखने को मिलेगा। जब डिपोजिशन होगा, बार बार डिपोजिशन होगा, उसकी वजह से आपको अपहीवल देखने को मिलेगा। और ये अपहीवल फिर से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये अपहीवल जो फिर से क्या होगा, अपहीवल होते होते फिर से ये डिपोजिशन होके फिर से जो पुराना वाला जो शेप था उसी को क्या करता है, मतलब लगभग उस तरह का शेप यहाँ पे ले लेता है। समझ में आ गया? चलिए
आगे चलते हैं। वेदरिंग स्टेजेज। वेदरिंग स्टेजेज में क्या होगा, तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि ये 4 तरह का जो स्टेजेस हम लोग देखे थे, इसी को हम लोग बारी बारी से हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं। ये 4 तरह का जो स्टेज देखे हैं, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अपहीवल, इसी को हम लोग क्या करेंगे आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वेदरिंग के बारे में देखते हैं। वेदरिंग का जो स्टेज है उसको हम लोग समझते हैं। वेदरिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल प्रोसेस। वेदरिंग में भी फिजिकल और केमिकल। तो वेदरिंग आपको कैसे देखने को मिलता है, फिजिकल या फिर केमिकल देखने को मिलता है। ओके, तो फिजिकल वेदरिंग क्या होगा, तो देख चुके हैं हम लोग, पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं। फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा जो भी वेदरिंग होगा, रॉक टूटेगा फूटेगा, उसको फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा कि जो केमिकली होगा, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, और भी डिफरेंट टाइप का केमिकल्स की वजह से जो होता है, जैसे कि हाइड्रेशन हो गया, इसकी वजह से जो भी वेदरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। चलिए, तो देख लेते हैं फटाफट फिजिकल वेदरिंग क्या है। रॉक्स डिसइंटीग्रेट इन स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ड्यू टू ये टू को और टू और वेरियस को अलग कर लीजिए, साथ में हो गया। ओके, चलिए, ड्यू टू वेरियस एजेंसीज, यानी कि जो रॉक्स आपका डिसइंटीग्रेट हो रहा है, रॉक्स आपका डिसइंटीग्रेट हो रहा है वेरियस एजेंसीज, जैसे कि कौन सा, रनिंग वाटर, जो पानी का जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से, या फिर हैवी विंड बढ़ रहा है उसकी वजह से, या फिर टेम्परेचर चेंजेज हो रहा है। जैसे कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, रॉक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, उसके वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलेगा, भले थोड़ा देखने को मिलेगा लेकिन वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा। फिर टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, उसके वॉल्यूम में कम होगा। तो ये बार बार जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से आपको वेदरिंग देखने को मिलता है। या फिर रेनफॉल हो रहा है, सेम, पानी पड़ रहा है, बरसात हो रही है, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा रेनफॉल। रेनफॉल के केस में देखने को मिलेगा एक्सपेंशन ड्यू टू, किसकी वजह से, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जैसे कि कहीं पे टेम्परेचर अगर काफ़ी कम रहता है तो उस केस में क्या होगा, जहाँ पे मान के चलिए कि बर्फ़बारी होता है, जहाँ पे काफ़ी मौसम ठंडा रहता है, जहाँ पे बर्फ़ जमता है, तो वहाँ पे क्या होगा, मान के चलिए कि यहाँ पे कोई आपका रॉक है, इसमें किसी वजह से मान के चलिए कि यहाँ पे क्रैक जनरेट हो गया। अब इस क्रैक में क्या होगा, पानी भरेगा, वाटर इसमें क्या होगा, जाएगा। तो वाटर जाने के बाद क्या होगा, इसमें चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, चला गया। अब क्या होगा कि जब बर्फ़ का जो प्रोसेस है, यानी टेम्परेचर मान के चलिए काफ़ी ठंडा हो गया, ताकि क्या हो, यहाँ पे बर्फ़ जमना स्टार्ट हो गया। तो बर्फ़ जमेगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। पानी के कंपेरिजन में जो बर्फ़ होता है उसका क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा, तो पहले मान के चलिए क्रैक इतना छोटा सा था, अब क्रैक मान के चलिए कि बड़ा हो जाएगा। क्रैक क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये जो बर्फ़ जमा था अब ये पानी में बदल जाएगा। फिर क्या होगा, पानी में जब बदलेगा तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा, पानी पहले बर्फ़ था तो वॉल्यूम ज़्यादा था, पानी होगा तो थोड़ा वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा। फिर बाद में इसमें एक्स्ट्रा पानी आएगा, इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा पानी फिर बाहर से आएगा। और फिर क्या होगा, मौसम ठंडा, मतलब फिर से क्या होगा, इसमें बर्फ़ जमेगा। तो बर्फ़ जमेगा तो फिर मान के चलिए कि क्रैक इसमें और बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो फिर पानी क्या होगा, इसका पिघलेगा, बर्फ़ क्या होगा, इसका पिघलेगा। तो मान के चलिए कि पहले यहाँ तक था पानी, अब मान के चलिए यहाँ तक हो गया। मतलब कहने का मतलब कि बर्फ़ जब जमा था तो यहाँ तक का वॉल्यूम ले रहा था, अब जब पिघला है तो जब पिघला है, बर्फ़ पिघला है, तो पानी जो है, जो जल है, जो H2O है, वो क्या हो गया, इतना ही वॉल्यूम कवर कर पा रहा है, क्योंकि जल का जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी कम होता है। काफ़ी नहीं, मतलब उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो अब इतना ही वॉल्यूम ले रहा है, तो इतना जो स्पेस बच गया, इसमें क्या होगा, फिर से बाहर से पानी आएगा, वाटर आएगा। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली इसमें होते रहता है और ये क्रैक बढ़ते रहता है। तो ये देखिए, पहले क्रैक कितना छोटा सा था, अब क्रैक कितना बड़ा हो गया। तो ये इसी तरह से ये काम होते रहता है यहाँ पे। एक्सपेंशन ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी आपको क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है कि बार बार ह्यूमन के एक्टिविटी के कारण क्या होता है, रॉक में क्या होगा, अगर कहीं पे एक्टिविटी हो रहा है, ह्यूमन के द्वारा किसी तरह का एक्टिविटी हो रहा है, तो बार बार उसमें क्या होगा, फ्रिक्शंस की वजह से या फिर अनेक कारणों से वहाँ पे क्या होगा, उसका वेदरिंग होगा, ठीक है। सैंड एंड ग्रेवल फॉल इन दी कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में आपको सैंड एंड ग्रेवल देखने को मिलता है। यहाँ जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा उस सॉइल में सैंड एंड ग्रेवल देखने को मिलता है। ओके,
इन दिस मटेरियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिमेन सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट रॉक। जैसे कि इसमें ये लाइन कहने का ये मतलब है कि आपका जो पेरेंट रॉक था, जो मेन रॉक था, उससे ही क्या हो रहा है, सॉइल बन रहा है। इसमें जितना सोडियम था, इसमें जितना पोटेशियम था, या फिर जो भी केमिकल जितना था, वो जो सॉइल बना है यहाँ पे, उसमें भी क्या होगा, सेम ही चीज़ होगा, सेम ही क्वांटिटी होगा। ऐसा तो नहीं कि चेंज कर जाएगा। केमिकली रिएक्शन तो हुआ नहीं है कि इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। यानी कि जो परसेंटेज इसमें था वही परसेंटेज आपको सॉइल में भी देखने को मिलता है। यही लाइन को यहाँ पे बोल रहा है कि मिनरल्स जो होंगे, जो रॉक में जितना मिनरल्स होंगे, वही आपके यहाँ जो सॉइल बना है उसमें भी उतना ही मिनरल्स आपको देखने को मिलता है। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, फ्रैगमेंट रॉक मटेरियल्स ऑब्टेन बाय फिजिकल वेदरिंग sometimes changes their mineral composition and new compounds are formed. These phenomena are termed as chemical weathering. तो इसमें क्या होगा कि फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, टूटना। इसको ध्यान देखिए, मतलब कि जो रॉक बड़ा था वो टूट के छोटा हो गया। फ्रेगमेंट्स का मतलब टुकड़ा होता है। मीनिंग न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज केमिकल वेदरिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि केमिकली जो फिजिकल वेदरिंग में क्या था कि इसका जो पेरेंट रॉक था, जो सॉइल बना था, उसमें क्या था, सेम ही परसेंट में आपका क्या था, वहाँ पे मिनरल था। लेकिन केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि इसका जो कंपोजिशंस जो होता है मिनरल्स का, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। देयर चेंजेस देयर मिनरल कंपोजिशन एंड न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, दिस फिनोमिना आर टर्म्ड एज केमिकल वेदरिंग। इस तरह का जो वेदरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। आइए इसका एग्जांपल देख लें हम लोग। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स की अगर बात करते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा दो टाइप का होता है, एक फिजिकल होता है और दूसरा क्या होता है, केमिकल होता है। तो फिजिकल में जो कारण है वेदरिंग का वो कौन सा है, इम्पैक्ट ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ वाटर, एयर, आइस, ये हम लोग देख चुके हैं। स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस, स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस का मतलब क्या, आइस की वजह से जो क्रैक बढ़ रहा था उसके बारे में बोल रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जैसे कि ये पहाड़ है मान के चलिए, तो इसमें क्या होगा, ऊपर से कुछ टुकड़ा टूटेगा और ये नीचे की तरफ आएगा, उसके वजह से भी यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। प्लांट एंड एनिमल्स की वजह से, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे उसी के बारे में बोल रहा है कि प्लांट एंड एनिमल्स की वजह से भी फिजिकल वेदरिंग देखने को मिलता है। अगर केमिकल वेदरिंग की अगर बात करें, काउजेज ऑफ केमिकल वेदरिंग, काउजेज ऑफ केमिकल वेदरिंग की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, कार्बोनेशन हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, और लीचिंग एक्शन ऑफ H2O एंड ऑर्गेनिक एसिड। या फिर क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड और H2O यानी कि पानी और ऑर्गेनिक एसिड के लीचिंग की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, केमिकल वेदरिंग देखने को मिलता है। तो याद रखना है एग्जाम्पल को, ऑक्सीडेशन इसी का एग्जाम्पल है, रिडक्शन इसी का एग्जाम्पल है, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और लीचिंग एक्शन ऑफ H2 एंड ऑर्गेनिक एसिड। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग का मतलब आप बेसिकली समझ सकते हो रिसना, रिसना समझ में आता है ना, वो चीज़ है लीचिंग। लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ सबस्टांस फ्रॉम अ सॉलिड मटेरियल्स i.e. dissolved in a liquid। तो जैसे कि मान के चलिए कि क्या है, कोई ग्राउंड सरफेस है, ये क्या है, ग्राउंड सरफेस है, ये क्या है, ग्राउंड सरफेस है, इस तरह से ग्राउंड सरफेस है। तो इसमें क्या होगा कि वाटर्स या फिर कोई भी केमिकल है या फिर कोई भी मिनरल है, वो रिस के जो नीचे चला जाता है। जनरल आपको लीचिंग का मतलब समझा रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, लीचिंग बोलते हैं। समझ आ गया। तो लीचिंग क्या है, लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम ए सॉलिड मटेरियल। यानी सॉलिड मटेरियल से कोई भी सब्सटेंस को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दूसरे शब्दों में इसको डिफाइन कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लीचिंग बोलते हैं। या फिर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो लीचिंग क्या है, तो रिसना जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में इसको हम लोग आगे देखेंगे, जो स्टेजेज जो अपना है, वेदरिंग के बाद क्या होता है, डिपोजिशन होता है। तो आगे का जो स्टेजेज है उसी को हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं। तो वेदरिंग के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होगा, डिपोजिशन होगा, उसके बाद अपीवल होगा। तो ये आगे क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी होता है आपको तो आप ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि जब तक बताइएगा नहीं समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आप अगर जुड़ना चाहें टेलीग्राम पे तो आप सर्च कर सकते हो सिविलियन ब्रैकेट में सचिन सर, ठीक है। चलिए चलिए मिल